पटना से जहां अमित शाह ने पूजा अर्चना की है, नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहे। राजवंशी नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई। सीएम सम्राट चौधरी भी साथ थे। पूजा अर्चना के बाद होटल पहुंचे शाह। बीजेपी की अहम बैठक जारी है। मंत्रियों के नाम पर मंथन चल रहा है। पटना से बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दो तस्वीरें। पहली तस्वीर, पंचमुखी मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। राजवंशी नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे थे अमित शाह। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि होटल मौर्या की। जब होटल मौर्या पहुंचे अमित शाह, उनके साथ नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, और उस दौरान सभी ने उनका गुलाब का फूल देकर स्वागत किया है। दोनों तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण। पटना आगमन हुआ है अमित शाह का। कल मंत्रियों का शपथ ग्रहण है, मंत्रिमंडल विस्तार है और सम्राट चौधरी का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। और आज अमित शाह पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ मौर्या होटल से। शैलेंद्र, क्या खबर मिल रही है? जो संभावित मंत्री हैं उनके कुछ नामों की जानकारी बीजेपी से निकल कर आई। जेडीयू तो ऐलान कर चुकी है, बीजेपी अभी पत्ते नहीं खोल रही है। कोई जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए बैठक इस वक्त चल रही है पटना के होटल मौर्या में और इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो संगठन महामंत्री हैं भिखू भाई दल सानिया वो मौजूद हैं, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ साथ कई नेता इस वक्त मौजूद हैं और मंथन इन नामों पर ही चल रही है। और जल्द से जल्द बैठक खत्म होने की भी संभावना है, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट के करीब ये बैठक चल चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही बैठक खत्म होगी और उसके बाद नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। लेकिन उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे मिलने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, वो यहाँ से निकल के गए हैं। लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है, बैठक चल रही है, थोड़ी देर में बैठक समाप्त होगी और उसी समय फाइनल सूची जो मंत्रियों की है, बीजेपी कोटे के मंत्रियों की, और वो लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और संभावना है कि उसके बाद उसे राजभवन भेजा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बैठक चल रही है। आज ही राजभवन भेजा जाएगा, जिसे अब लोक भवन कहा जाता है। लोक भवन क्या आज ही वो लिस्ट भेज दी जाएगी या उसके लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए भाई, बैठक चल रही है। बैठक में यदि नामों पर, सभी के नामों पर सहमति हो जाती है, चूंकि खुद यहाँ अमित शाह पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों को देखते ही हुए वो पहले पहुंचे, चूंकि कल प्रधानमंत्री को शामिल होना है और उसके पहले तमाम चीजों पर बातचीत यहाँ करनी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य जो संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं और कोशिश ये होगी कि इस वक्त नामों पर सूची जो सूची है उस पर मुहर लगे और उसे प्राथमिकता सबसे पहले जो शपथ कर लेंगे मंत्री, उनके नामों को फाइनल करना है और उसके बाद वो लोक भवन जाएगी। शैलेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज पंचमुखी हनुमान मंदिर भी पहुंचे थे अमित शाह, उनके साथ सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, पूरा बीजेपी का काफिला। और मौर्या होटल की वो तस्वीर दूसरी देख रहे हैं जहां पर इस समय मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ बड़ी छापेमारी की है। जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के 5 ठिकानों पर छापेमारी पूरी हो चुकी है। अवर निबंधक के ठिकानों पर अब तक छापेमारी में आय से करीब 65% अधिक संपत्ति मिली है, जिसमें सिलीगुड़ी में पत्नी के नाम पर 4 करोड़ का भूखंड के नगद भुगतान के सबूत मिले। पटना में 65 लाख का फ्लैट, महंगा इंटीरियर, साज सज्जा के 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। 2 स्कॉर्पियो, महंगी स्कूटी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। करीब 42 लाख नगद खर्च के साथ 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा के गहने जब्त किए गए हैं। 12 लाख निवेश बैंक खातों में पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही अलग अलग खातों में लाखों रुपए जमा होने के सबूत मिले, यानी कुल चल अचल संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए की जा रही है। बेनामी संपत्ति खरीदने के भी सबूत मिले हैं।
तो पटना से ये बड़ी खबर है, ईओयू का अमरेंद्र कुमार पर शिकंजा और कसता जा रहा है। पूछताछ के लिए ईओयू ने नोटिस भेजा है। अमरेंद्र कुमार को ईओयू कार्यालय तलब किया गया। निजी ड्राइवर को भी नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को दोनों से पूछताछ होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई तेज है। करोड़ों की संपत्ति मामले में यह पूछताछ होगी। तो पटना से यह बड़ी खबर, ईओयू का अमरेंद्र पर शिकंजा बढ़ता जा रहा है, कसता जा रहा है। पूछताछ के लिए ईओयू ने एक नोटिस जारी किया है। अमरेंद्र कुमार को ईओयू कार्यालय तलब किया गया है। निजी ड्राइवर को भी नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को दोनों से पूछताछ होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई हो रही है। और गया जी से बड़ी खबर है, बिजली के तार की चपेट में आया है डीजे वाहन। डीजे पर सवार डांस कर रहे करीब 6 बच्चे करंट लगने से झुलस गए। शादी समारोह के दौरान ये जुलूस निकाला जा रहा था। देव पूजन के लिए गाना बजाना चल रहा था। घायलों का मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नीमा गांव की यह घटना है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घायल खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। गया जी से तस्वीरें हैं। बिजली तार की चपेट में आया था डीजे वाहन, जिस पर कुछ बच्चे सवार थे। 6 बच्चे इस पूरे हादसे में झुलस गए। ये मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के नीमा गांव का घटना है, जो शादी समारोह चल रहा था। उसके दौरान हम लोग बरकटाई के लिए जा रहे थे। उसके दौरान बिजली के चपेट में आने से 6 बच्चे और एक लेडीज का लाइन लगने से गंभीर हालत है। सारा लोग अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल में भर्ती है। और वो बिजली का, हम लोग का कोई वो बिजली से मतलब नहीं है, फिर भी बिजली वो टाना हुआ है। हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं एसडीओ साहब के, ये लाइनमैन को ये बिजली काटा जाए, लेकिन हम लोग का। खबर पटना से, जहां कुरथौल के एक मैरिज हॉल में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा मैरिज हॉल आग के गोले में तब्दील हो गया। आग काफी भयावह थी। लोगों ने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी काफी देर बाद पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुरथौल के एक मैरिज हॉल की तस्वीरें हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से अचानक से आग लगी है। देखते ही देखते पूरा मैरिज हॉल आग के गोले में तब्दील हो गया। धुआं कितना विकराल है और ये कहां तक पहुंच रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल है। आग भयावह है। लोगों ने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी काफी देर के बाद पहुंची और आग बुझाने में कोशिशें करने लगी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सहरसा से बड़ी खबर है, कार्यपालक अभियंता प्रिय रंजन दास को जान से मारने की धमकी मिली है। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता हैं। फोन पर यह धमकी मिली है। गर्दन काटने की धमकी दी गई है। सौर बाजार थाना में यह शिकायत दर्ज कराई गई। विभाग के कर्मियों में खौफ का माहौल है। तकनीक टीम पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर सहरसा से है, जहां कार्यपालक अभियंता प्रिय रंजन दास को जान से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता हैं। फोन पर गर्दन काटने की धमकी दी गई। सौर बाजार थाना में यह लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। विभाग के कर्मियों में खौफ का माहौल है। तकनीकी टीम आरोपी की तलाश कर रही है। और मुंगेर से बड़ी खबर आ रही, जहां जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच में हुई हिंसक झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैं गांव की बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया।
दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर अध्यक्ष को लिखित आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और मोतिहारी में पिछले दिनों पचपकड़ी के भंडार में दो समुदायों के बीच में तनातनी और झड़प मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। परपकड़ी थाना की पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। पिछले दिनों पचपकड़ी में भंडार गांव में महायज्ञ के कलश यात्रा में एक समुदाय के लोगों ने कलश यात्रा को रोक दिया था, जिसके बाद तनाव का माहौल हो गया और पुलिस ने किसी तरह तनाव को खत्म किया। लेकिन अब जिला प्रशासन ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नवादा में आवारा कुत्तों के हमले में एक पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मेरकौर प्रखंड के बीजू बीघा में कुत्ते के झुंड ने भेड़ के बाड़े में हमला कर दिया। इस हमले में करीब 50 भेड़ की मौत हो गई, जबकि 13 भेड़ की हालत गंभीर है। गांव का ही मनुपाल करीब 85 भेड़ का पालन कर परिवार का भरण पोषण करता था। अचानक आए आंधी तूफान से भेड़ का बाड़ा टूट गया, जिसके बाद बाड़े के अंदर घुसे कुत्तों ने भेड़ों पर हमला कर दिया। एक भेड़ की कीमत करीब 10,000 रुपए तक बताई जा रही है। पीड़ित परिवार भेड़ों को बेचकर बेटी की शादी का खर्च जुटाने की तैयारी में था, लेकिन अब आर्थिक नुकसान से कमर टूट गई। परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता के साथ ही आवारा कुत्तों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद संभालते ही मुजफ्फरपुर में एक बार फिर योगी मॉडल के तर्ज पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया। ये कार्रवाई ढोली बाजार क्षेत्र में की गई, जहां अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया था। नोटिस मिलने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर मंगलवार को प्रशासन सक्रिय हुआ। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्त मौजूदगी के आगे किसी की एक न चली और पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटाकर जमीन को खाली करा लिया गया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए जज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि संविधान पीठ के सामने कई मामले लंबित हैं। अगर जज की संख्या बढ़ी तो लंबित मामलों के निपटारे में सहायता होगी। यह है क्योंकि हमारी टोटल जो करेंसी सुप्रीम कोर्ट में है और जो लगातार हर साल जो केसेस का जो रेट ऑफ फाइलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बढ़ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने एक फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या है वो 34 से 38 कर दी जाए। उसके लिए कानून में प्रावधान होगा और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही वो। तो ये आपको अच्छा लग रहा है कि कानून व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता है इस वक्त कुछ एडिशनल जजेस की, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक पीठ के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन मामलों के निपटारे के लिए समय पर वो उनका निपटारा हो, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक संवैधानिक पीठ लगातार काम करे। तो उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर ये कानून में अमेंडमेंट होकर के अगर संख्या बढ़ जाती है तो उसमें जो पेंडिंग संवैधानिक पीठ के मुद्दे हैं वो जल्दी उनका निपटारा हो। सफिशिएंट है क्या? देखिए, अभी ये एक पॉलिसी मैटर्स की बात है, इसमें मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। इसको मैं सरकार के लेवल पे कितनी मजबूती मिलने वाली है इससे, क्योंकि भारत में इतने एक निश्चित तौर पे मैंने कहा जैसे एक संवैधानिक पीठ लगातार काम कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होगी।